छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम लोग मौजूद हैं और ये शिखर सम्मेलन लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अब तक आप लोगों ने राजनेताओं को सुना, अब बारी है नौकरशाहों की। और देखिए, एक पुरानी मान्यता कह लीजिए, कहावत कह लीजिए, कहा यही जाता है कि दरअसल राजनेता जो हैं या सरकारें आप कह लीजिए, वो तो आती जाती हैं। दरअसल सरकार चलाने का काम ये नौकरशाही करते हैं, लगातार यही रहते हैं। तो ऐसे में इनका क्या सोचना है छत्तीसगढ़ को लेकर, यहां के विकास कार्यों को लेकर, नक्सल समस्या को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ इनसे बातचीत होगी। एक एक करके मैं अपने तमाम मेहमानों का परिचय आपसे करवाता हूं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। सौरभ कुमार हमारे साथ हैं, रायपुर के कलेक्टर, मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। प्रशांत अग्रवाल, रायपुर एसपी, मंच पर आ जाएं। रजत बंसल जी हैं, कलेक्टर हैं बस्तर के, मंच पर आ जाएं आप भी। शलभ सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, कांकेर के एसपी, और गौरव सिंह, कलेक्टर सूरजपुर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मंच पर। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। और मैं अपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज इस शिखर सम्मेलन में हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक शिखर सम्मेलन के मंच पर आपने नेताओं को देखा होगा, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, विपक्ष के नेता भी आते हैं, लेकिन पहली बार ये वो जांबाज अधिकारी जो फील्ड में, जमीन पर उन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, लोगों तक उसका सीधा फायदा पहुंचाते हैं और यकीन मानिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ इन सभी ब्यूरोक्रेट्स का स्वागत कीजिए। और जैसा कि अखिलेश ने सबका तारुफ कराया है, सौरभ कुमार जी कलेक्टर हैं रायपुर के, प्रशांत अग्रवाल जी एसपी हैं रायपुर में, रजत बंसल जी कलेक्टर हैं जगदलपुर में, बस्तर में आता है ये, और शलभ सिन्हा जी एसपी कांकेर हैं, गौरव सिंह जी कलेक्टर हैं सूरजपुर के, आदिवासी इलाका है। तो मैं एक एक कर मैंने तारुफ कराया और अब मैं शुरुआत करूंगी सौरभ जी आपसे, कलेक्टर हैं आप रायपुर के। मैं सबसे पहले तो सवाल मेरा ये होगा कि जब भी सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई करते हैं और छत्तीसगढ़ काडर जैसे ही अलॉट होता है तो घर वालों का रिएक्शन ये होता है, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद। जब सौरभ जी को ये काडर अलॉट हुआ तो कितनी बड़ी चुनौती आपको लगा ये ट्रेनिंग के बाद जब आप यहाँ पहुंचे? शोभना जी, आपका कहना सही है। थोड़ी मान्यता बनी हुई है, एक परसेप्शन है छत्तीसगढ़ के बारे में। विशेषकर 2009 में जब मेरी पदस्थापना हुई थी राज्य में, तो बहुत बड़े हादसे भी हुए थे 9 और 8 में सुकमा तरफ। पर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, आज की तारीख में मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर मेरे साथ यहीं रहते हैं, बैंगलोर छोड़ के यहीं रहते हैं। मेरे माँ भी आती रहती हैं साल में कम से कम 2 से 3 बार। ये एक ऐसी चीज़ है, छत्तीसगढ़ एक ऐसी चीज़ है जो जब तक कोई आके नहीं देखता है तब तक यकीन नहीं होता है। बाहर से देखते हैं हमको लगता है कि रायपुर पे उतरेंगे तो नक्सली मिल जाएंगे, इधर जाएंगे तो नक्सली पकड़ लेंगे। पर मैं 11 साल से हूँ इस राज्य में और बहुत ही अच्छा राज्य है, काम करने का बहुत अच्छा मौका देता है ये राज्य, क्योंकि फील्ड में जो संभावनाएं हैं अच्छा काम करने के लिए वो अपार हैं। बिल्कुल। प्रशांत जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। बतौर पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ आना, आप ये भली भांति जानते थे कि नक्सल प्रभावी इलाके में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्या जज्बा था, क्या डर लगा था? क्योंकि लोग डराते तो हैं, आप उससे पहले तो छत्तीसगढ़ मुझे लगता है आप या यहीं के रहने वाले हैं। शोभना जी, मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, सूरजपुर जिले से हूँ। मुझे लग गया आपकी मुस्कुराहट देख के, इसीलिए मैंने बैठे हैं वहाँ के एक विलेज भैया थान करके है, वहाँ से मैं हूँ। तो मेरे लिए तो ये मेरी जन्मभूमि, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं मैंने सारी स्कूलिंग करी हुई है, तो मेरे लिए तो कोई ये नई जगह नहीं है। बस्तर की पोस्टिंग की लेकिन जो आप बात कर रही, तो एक नेचुरल कंसर्न फैमिली के मन में, माता पिता के मन में रहता है और वो जायज़ है। लेकिन जो काम करने में मज़ा आया बस्तर में, जो वहाँ पे फीलिंग आई काम करने में, वहाँ पे लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्ट बन जाता है, वहाँ पे आपके जवानों के साथ अच्छा कनेक्ट बन जाता है, वहाँ पे काम करने में जो आपको एक प्राइड फील होता है वो अनपैरेलल्ड है। और वो काम करने का मौका मुझे वहाँ पे मिला। और मेरे जितने भी साथी हैं जो बस्तर में काम कर रहे हैं, अन्य अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, स्टेट पुलिस के अधिकारी, वो सभी जब वहाँ पे काम करते हैं तो नेचुरली बहुत अच्छा फील करते हैं और वो जो डर है वो अपने आप निकल जाता है। अगले मेहमान है मेरे रजत बंसल जी, कलेक्टर हैं जगदलपुर के। कितना चुनौतीपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ काडर और उसमें फिर बस्तर में पोस्टिंग? जैसा कि आपका पहला सवाल था शोभना जी, निश्चित रूप से पहले मैं इससे पहले एनपीए में ट्रेनिंग कर रहा था, आईपीएस में था, तो उस समय छत्तीसगढ़ हमेशा से मुझे
एक विचित्र स्टेट लगता था। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि क्यों यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है, तो बहुत ज़्यादा लिखता पढ़ता भी था और यहाँ पर भी आकर के बहुत कुछ देखा। समझ में आया कि जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं, खास तौर पे मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, वो बहुत अलग होती है जो वास्तुस्थिति हम लोग फील्ड में देखते हैं। और आज बस्तर में पदस्थ होकर के बस्तर की छवि, जिससे कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, एक नेगेटिव वे में सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको बदलने का मौका मिल रहा है, लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो बस्तर में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो प्राकृतिक और कल्चरल जो उनकी रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, कैसे बाहर के लोगों को ला पाएँ, इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा सहयोगी वातावरण है सभी का, चाहे लोकल लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया के साथी हों, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और बहुत मज़े आता है अच्छा काम करने में। चलिए उस पर आगे बढ़ूंगी और तब मैं समझूंगी कि ये समस्या आखिर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है, इतना चुनौती पूर्ण ये काम है। गौरव सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी, कलेक्टर है सूरजपुर के और आदिवासी इलाका है। आदिवासी जो हैं हिंदी नहीं आती है उनको, वो हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में ये जो पोस्टिंग है ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहती होगी। और किस तरीके से जब इस इलाके में हुआ, क्योंकि हर एक को शहर चाहिए, मलाई वाली पोस्टिंग कही जाती है, एक वो चाहिए, तो इस पोस्टिंग को गौरव जी आपने कैसे देखा? देखिए, सूरजपुर कलेक्टर से पहले भी मैं दंतेवाड़ा का जिला पंचायत सीईओ रहा हूं। और जो आपका पहला प्रश्न था कि कैसा लगता है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो जब मेरी दंतेवाड़ा पोस्टिंग हुई तब लोगों को घर में भय था। लेकिन जब हम पति पत्नी ने निर्णय लिया कि हमारी पहली बेटी दंतेवाड़ा में ही होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पहली बेटी दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से पैदा हुई है। उस दिन से मेरे घर वालों को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का भय खत्म हो गया कि छत्तीसगढ़ न केवल काम करने की जगह है, हर हिसाब से अच्छी जगह है। इसलिए जब सूरजपुर में मेरी पदस्थापना हुई तो मुझे दूसरा मौका मिला उन आदिवासी लोगों के साथ काम करने का जो मैं दंतेवाड़ा में कर रहा था। दंतेवाड़ा में सौरभ सर थे साथ में, तब वहाँ हम लोगों को गोंडी हल्बी में काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने खुद गोंडी और हल्बी सीखी वहाँ से लोगों से बात करने के लिए, वैसी डिक्शनरीज डेवलप की, वैसी किताबें डेवलप की जिसकी बात हम उन तक पहुँचा पाएँ। सेम स्थिति आज जब सूरजपुर के बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों में हम जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ बहुत काम करने का स्कोप है। जैसा रजत सर कह रहे थे कि काम करने में जो आनंद आता है, जब आप उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। आपको वो जिला मिलता है जिसमें 2011 में साक्षरता दर 60% हो, 50% के आसपास आदिवासी जनसंख्या हो। तो जिस उद्देश्य को लेकर हम सिविल सेवा में आते हैं उसका सही अर्थ हमको वहीं पता चलता है। और मुझे लगता है कि जीवन की सबसे अच्छी पोस्टिंग उन क्षेत्रों में काम करना है। ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी। शलभ सिन्हा जी का एसपी कांकेर है। कांकेर भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है जहां तक मेरी जानकारी है माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि वर्दी पहनकर इन इलाकों में जाना, घर वालों की अपनी एक चिंता हो सकती है, लेकिन शलभ सिन्हा जी को कैसा लगता है? मैडम, मैं भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अंबिकापुर का हूँ, कोरबा में पला बड़ा हूँ। और हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी कई बार बस्तर के बारे में हमारे मन में भी नेगेटिव ख्याल रहता था कि वहाँ जाना मतलब जाते साथ हमला हो जाएगा या कुछ भी घटना हो जाएगी। मेरी पहली पोस्टिंग सुकमा हुई थी, एडिशनल एसपी के तौर पे मैं सुकमा में था और उसके बाद लगभग 2.5 साल वहाँ पे मैं रहा। तो शुरुआती जो कुछ समय होता है, शुरुआती समय एक्चुअली थोड़ी सी घबराहट होती है जब तक आप वहाँ के पूरे इलाके को अच्छे से समझ नहीं लेते, एक बार सब जगह विजिट नहीं कर लेते, लोगों से मिल नहीं लेते। और इनफैक्ट हम लोग, मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो उस समय ही एक बड़ा हादसा भी हो गया था, हम फोर्स का नुकसान भी हुआ था। तो घर में चिंता जायज़ थी, लेकिन सबसे पहले मैंने घर वालों को ला करके अपने पूरे इलाके को दिखाया कि ये जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हम काम करते हैं। और एक बार जब उस इलाके को वो लोग घूम लेते हैं, हमारी कार्यशैली देख लेते हैं, हमारा रेगुलर रूटीन देख लेते हैं, तो फिर घर वालों के मन से वो चिंता दूर हो जाती है। और जैसा सर लोगों ने भी कहा, जो सबसे अच्छी पोस्टिंग होती है हमारे करियर की, हम तो यही मानते हैं कि वो इन इलाकों के जो पोस्टिंग है, क्योंकि चैलेंज है, काम करने का बहुत सारा मौका है और लोग इतने अच्छे हैं वहाँ पे कि वो आपको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, सौरभ कुमार जी, नक्सलवाद से हमारा देश कई दशकों से जूझ रहा है। बतौर आईएएस ऑफिसर, बतौर ब्यूरोक्रेट, उस इलाके में पोस्टिंग आपकी रही है, क्या ऐसी वजह है कि हम इस समस्या को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और क्या हल आप देखते हैं बतौर ब्यूरोक्रेट? मैम, समस्या बहुत साल की पुरानी है। समस्या जो विकास का क्या अनइवन विकास हुआ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी
डिलीवरी करने के लिए एक वुमेन को, एक महिला को, एक प्रेग्नेंट महिला को दूर दराज जाना पड़ता है, 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये जो अनइवन विकास है, इसी की वजह से नक्सलवाद की उपज हुई है मैम। पर अगर हम देखें कि लास्ट के 3-4 साल में जो विकास हुआ है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मैं एज अ कलेक्टर दंतेवाड़ा नहीं जा पाया था। 2016-17 की बात करूं, आज का जो दंतेवाड़ा कलेक्टर होगा वो वहाँ जाके स्कूल और अस्पताल खोल के काम कर रहा है। तो ये इसमें समय लगेगा, और इसमें हमको जो भी सोल्यूशन है, जो भी इसका उपाय है, वो वहाँ बैठ के साथ में पूछ के, आदिवासियों से पूछ के, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछ के, वहाँ का जो लोकल आदिवासी टीचर है जो पढ़ लिख के अब वहाँ टीचर की नौकरी कर रहा है, उससे पूछ के कि क्या सोल्यूशन है। क्योंकि ये मानना कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से हूँ, IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया हूँ और मेरे पास सारे जवाब हैं, ये काम नहीं करेगा। वहाँ पे हमको जाके लोगों से पूछना है कि उनको क्या विकास चाहिए, और फिर उसको एज अ पायदान मान के आगे बढ़ना है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। 3 से 4 साल में हमको आगे जाके देखना है कि कितना हमको इसमें समय लगेगा। ठीक है प्रशांत जी, एक तबका ये भी है देश में जो ये कहता है कि गोली के बदले गोली, नक्सलवाद का अगर कोई उपचार है तो गोली के बदले गोली है। इससे आप कितना सहमत हैं? और क्योंकि आप उन इलाकों में काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, मैं नेताओं की बात नहीं करूंगी, मैं बतौर पुलिस अधिकारी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हल है इस समस्या का और कैसे निपटें इससे। नक्सल समस्या को लेके कई बार आउटसाइडर व्यू जो है वो सिर्फ इसको एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह से बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। आवश्यकता है जो पिछले कई सालों में, कई दशकों से जो वहाँ समस्या रही है उसको हटने में भी समय लगेगा। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो अपन काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, और इसमें सुरक्षा और विकास दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। उसके साथ जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में एक और टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं, विश्वास का, विकास, विश्वास, सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, तभी वहाँ पे सिचुएशन और इम्प्रूव होगी। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ भी है। सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 7-8 साल पहले की बात करूँ तो हमें ऑपरेशन के लिए भी सोचना पड़ता था। वहाँ ऑपरेशन के लिए हमारी फोर्स जा रही है तो काफ़ी प्लानिंग और तैयारी के साथ जाते थे। आज वहाँ पे परमानेंट कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे PDS की दुकान है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर खुला हुआ है। पिछले 3 सालों में कहें तो वहाँ पे 36 कैंप्स अभी बस्तर में सुरक्षा बलों ने खोले हैं। और इन कैंप्स के साथ साथ वहाँ पे चाहे आंगनबाड़ी खोलना हो, PDS की दुकानें खोलना हो, वो सारी चीज़ें हुई हैं। आधार कार्ड्स के नंबर्स काफ़ी वहाँ पे बढ़े हैं, आयुष्मान कार्ड्स के नंबर्स बढ़े हैं। तो विकास की ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे होने लगी हैं, तो उनका दायरा अपने आप काफ़ी सिमटा है। बहुत सारी सड़कें बनी हैं। मैं बीजापुर में SP था उस समय 2012-14 में, वहाँ पे जाना भी दूभर होता था। वहाँ पे सड़क भी पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी। बारिश का समय हो तो 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन अभी वहाँ पे फर्स्ट क्लास टार सड़क है, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स थी, वो उसमें काफ़ी काम हुआ, बहुत सारे टावर्स लगे। अभी भी 650 के आसपास टावर्स का काम एक साथ वहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा लोगों को उनकी आजीविका का स्तर बढ़ाना, हाल फिलहाल में उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लगभग 35-36 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रेट्स MSP डिक्लेयर किए गए हैं, उनकी खरीदी हो रही है। तेंदुपत्ता का जो वहाँ पे काम होता है उसके रेट्स बढ़ाए गए हैं। तो हर तरीके से काम हो रहा है। लोगों का भरोसा शासन प्रशासन जीत करके उस क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। थोड़ा समय इसमें लगेगा। रजत जी, मेरा सवाल आपसे है। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम हर तबके के साथ बैठते हैं, कि सत्ता के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ इस देश की ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है अगर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी ठान ले तो मुझे लगता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। निश्चित रूप से जो डेवलपमेंटल समस्याएं हैं उनका, जैसे सभी सौरभ सर और प्रशांत सर भी बता रहे थे, कि जो सोल्यूशन है वो टॉप डाउन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याएं समझ करके हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि आज की डेट में जिस प्रकार की योजनाएं, अगर आप बस्तर में देखें तो मैं वहाँ कलेक्टर के रूप में पदस्थ हूँ, हाट बाजार क्लिनिक योजना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
बोला हम लोग जो क्लिनिक हमारी हैं, जो पीएचसी सीएससीज हैं, उनको सुदृढ़ीकरण का काम हम लगातार करते आ रहे थे। बट अब हम एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। हाट बाजार, जहां पर आदिवासी अपने परिवार के साथ एक रूटीन वे में जाता है, वो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, वहां पर हम डॉक्टर्स को बैठा रहे हैं। तो उनके घर परिवार के पास हम लोग सुविधाएं लेके जा रहे हैं। आज की डेट में मलेरिया मुक्त बस्तर का जो अभियान चल रहा है, मलेरिया को लेकर के बस्तर में एक समय कहा जाता था कि नक्सलवाद से जितनी सैनिकों की मौत नहीं होती, उससे ज्यादा मलेरिया से होती है। तो अभी लगातार उसमें गिरावट आ रही है, मलेरिया के केसेस में गिरावट आ रही है, क्योंकि घर घर जा करके हम लोग वो सर्वे कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, पर मेरा सवाल इससे इतर ये है कि नीचे वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बतौर आईएएस अधिकारी आप कितना फील्ड में निकलते हैं? अपने दफ्तर के एसी को छोड़ के आप कितना उतरते हैं? क्योंकि मेरी भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ ये शिकायत है, हम इतनी गंदगी, इतनी मतलब योजनाएं खूब आ रही हैं, लेकिन अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो जमीन पे जाते ही नहीं है, नीचे वाला जो कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग सब लगातार फील्ड में रहते हैं। मेरे स्वयं के द्वारा संबंधित एसपी साहब के साथ मिल करके नाइट स्टे भी किया गया है। कोलिंग जैसा क्षेत्र, मादर कोंटा का क्षेत्र, तिरिया क्षेत्र, जो कहा जाता है कि बहुत नक्सलवाद सेंसिटिव क्षेत्र है बस्तर जिले में, वहां पर हम लोग जानबूझ के 2-2 नाइट स्टे करते हैं, जिससे कि हमारे पूरा फील्ड स्टाफ वहां रहे। और हम ये भी देखते हैं कि जो लोकल लोगों की जो झिझक है, कहीं ना कहीं हम लोग अगर 3 घंटे का दौरा करते हैं, 4 घंटे का करते हैं, तो उतने अल्प समय में वो नहीं खुल पाते हमसे। जब मैं रात को उनके यहाँ सोता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, उन्हीं के साथ झरने में जाकर, वाटरफॉल में जाकर के उन्हीं के साथ ही रहता हूँ, तो धीरे धीरे देखते हैं कि जो जन चौपाल में जिस तरह के इनपुट्स आते हैं, वो बहुत ही क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है और बेहतर रूप से हम लोगों को समझ पाते हैं। ठीक है गौरव जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी अब। जो सवाल मैंने अभी रजत जी से भी कहा कि अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एसी दफ्तर छोड़ें, बाहर जाएं और उन गरीबों के बीच में, उन प्रभावित इलाकों में पहुंचें। क्या लगता है कि जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो ये विकास चाहते नहीं है, या कुछ लोगों का कब्जा है इनके इलाके पे जो चाहते नहीं कि विकास हो और उनकी दुकानदारी बंद हो, और इसीलिए ये नक्सलवाद बढ़ रहा है? निश्चित रूप से आपकी बातों में आंशिक सत्यता तो है, और ये भी नहीं है कि हम अधिकारी ऐसी कमरों में ही बैठे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे 6 महीना हुआ है सूरजपुर में, और हम 581 गांवों के साथ डील करते हैं, और 200 से ज्यादा गांवों में मैं खुद जा चुका हूं। कि आज की तारीख में विश्वास काफी बढ़ गया है, हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं ऐसी। ठीक है प्रशांत जी, कुछ ऐसा अनुभव आपका जिसने आपको झकझोर दिया हो, और शहर की पुलिसिंग और वो दंतेवाड़ा की पुलिसिंग, क्या फर्क है उसमें? इंसिडेंट्स हार्ट टचिंग या झकझोरने वाले कई सारे हुए हैं, खासकर नक्सल एरिया में जब पदस्थ रहे, और जब उसमें अपना कोई लॉस होता है, अपने किसी जवान का लॉस होता है, वो बहुत दुखदाई होता है। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है, उनका उसको नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था, बस से उतार लिया था, बस से वो अंदरूनी क्षेत्र में कहीं जा रहा था, नक्सलियों ने गाड़ी रोकी और उसे उतार लिया। उस समय तत्काल सूचना नहीं आ पाती, वो एरिया नेटवर्क जोन भी नहीं था, लेकिन ऐसा अंदेशा हुआ कि उन्होंने उसको उतारा है, बट उतारने के बाद नक्सली ले गए या क्या किए वो तुरंत क्लियर नहीं हो पाया। मेरी टीम्स उस तरफ गई थी, बट कुछ एक जो इनपुट्स आए उसमें ऐसा आया है कि संभवतः ने उसकी हत्या कर दी है। तब तक टीवी में न्यूज़ भी फ्लैश हो रही है कि ऐसा हुआ है करके, कोई नक्सलियों ने बस से कुछ लोगों को उतार लिया है ऐसा। इस बीच उनके परिवार से उनकी पत्नी का फ़ोन आया कि सर क्या हुआ है, तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हमारी टीम गई है, वो लड़का मिल जाएगा, चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। तो वो बार बार परेशान हो रही, उसकी क्यूरियोसिटी जायज़ है, और मुझे लगभग अंदेशा था कि शायद हत्या कर दी है। फिर वो पूछ रही है दोबारा कि सर वो जिंदा तो है ना। वो जो मजबूरी आपके अंदर के एक अधिकारी की थी, सीनियर अधिकारी की, उससे मेरी वाइफ भी साथ में थी, सुबह सुबह की बात है जब ये हुआ था, तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन इमोशनली आपको बहुत वो करती है। तो उसमें उस सिचुएशन में अल्टीमेटली वो बैड न्यूज़ उसे देनी पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आई है वो बहुत ही कठिन रही हैं इन चीज़ों से। जब हम मन में गुस्सा भी आया निकले हैं, बहुत आता है कि ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, हम इसको क्यों नहीं टोटली ख़त्म कर लें तुरंत, कैसे रोकें, क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, क्यों कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और वो नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, नक्सली जो भी कर रहे हैं उससे किसका फ़ायदा हो रहा है।
उससे लोगों की जान जा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई एक फायदा नक्सली गिना नहीं सकते, फिर भी करते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत परेशान भी करती हैं और घर तक पहुंचती हैं, जाहिर सी बात है। रजत जी, कभी ऐसा हुआ बतौर कलेक्टर, आपका इतना लंबी नौकरी हो गई है, बहुत मजबूर आपने फील किया हो अपने को और लगा हो कि बस अब हो गया, अब आर और पार की लड़ाई है और अब खत्म कर देना है, ऐसा कभी कोई इंस्टेंस? मुझे पता है कि एकदम ये मन में आता है, होगा नहीं खत्म, लेकिन आया है कभी क्या? निश्चित रूप से ऐसा कई बार आता है, और जैसे कि दोनों सर लोगों ने बताया कि ये एक पहलू है बस्तर का कि निश्चित रूप से वायलेंस है, हिंसा है बस्तर में, लेकिन एक और पहलू भी है जिसके बारे में मुझे कई बार बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ। एक छोटा सा, बहुत छोटे उदाहरण है कि एक बार मैं और एसपी साहब सुबह कई बार साइकिल से दौरा कर रहे थे शहर और आसपास के एरिया के, जिससे लोगों से बेहतर समझ पाएं और छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं बेहतर समझ पाएं। तो एक पेपर ने छापा और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत लंबा चलाया कि बेखौफ घूम रहे हैं कलेक्टर और एसपी। हम लोगों को दिल से बहुत बुरा लगा कि जगदलपुर शहर आसपास के एरिया में, और मीडिया वालों को भी पता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं ये है। मौके पे चौका है एक्चुअली, है ना? मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आपने मीडिया पे सवाल खड़े किए। नहीं, चलिए। बस्तर की छवि ऐसी है कि उसमें वो भी खेल दें, वो भी चौका मार दें कि बेखौफ घूम रहे हैं कलेक्टर एसपी। तो ये क्यों हम जगदलपुर को, बस्तर को इसी खौफ से बेचें? ठीक है, देर आर एरियाज, ऐसे एरियाज हैं जहां पर हिंसा है, बट जहां हिंसा नहीं है वो भी तो हम पहलू दिखाएं। तो आज की डेट में आप देखेंगे, जगदलपुर आएंगे, आपका स्वागत है कि आप 24 घंटे लाइब्रेरी, हमारी आधुनिक लाइब्रेरी चलती है, सैकड़ों बच्चे उसमें रात को 2-2, 3-3 बजे तक। आप अच्छी बात कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और यहाँ मैं इसको रेखांकित करना चाहूंगी कि किसी भी इलाके को, कलेक्टर का ये बहुत वाजिब कंसर्न है कि किसी भी इलाके को आप उसकी हिंसा या उसके डिस्टर्बेंस के लिए ही क्यों रेखांकित करते हैं। और अगर तब जब आप ऐसी कोई हेडलाइन लिखते हैं कि बेखौफ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी डिमोरलाइज होता है, वो अधिकारी जो अपनी जान की चिंता ना करके उन इलाकों में काम कर रहा है। आप यही कह रहे हैं? ये भी, और दूसरी बात ये कि खौफ की जरूरत नहीं है, और सबको पता है कि जगदलपुर शहर और आसपास के एरिया में खौफ की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे रायपुर में, कल आप दिल्ली में अगर साइकिल चलाएंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर दिल्ली के साइकिल चलाएंगे, तो ये नहीं आएगा दिल्ली में बेखौफ घूम रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर या वहां के कलेक्टर। हाँ, तो मतलब ये जगदलपुर में आप क्यों ये कहानी बेच रहे हैं? तो ये पर्सपेक्टिव क्यों बेचा जा रहा है? तो जहां पर हिंसा नहीं है, बस्तर, आज की मेरा बस्तर जिले में पोस्टिंग है, मैं मानता हूं 80% एरिया में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, मुझे भी। 20% में निश्चित रूप से, जैसा शलभ ने भी बोला, कुछ सावधानी हमको भी बरतनी है, फोर्सेस को भी बरतनी है। तो जो 80% वाली जो पॉजिटिव कहानियां हैं या जो सामान्यता है, उसको हम सामान्य क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम बस्तर को, छत्तीसगढ़ को पूरे को एक ही रंग से क्यों रंग देते हैं? ऐसी कहानियों से क्यों रंग दे रहे हैं? तो ऐसी कहानियां भी हैं। हाँ, एक नैरेटिव खड़ा करने की क्यों कोशिश की जा रही है? ये अच्छा कंसर्न है, और मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी हमारे साथी जो हेडलाइंस लिखते हैं, या जो वो लोग जो इस तरीके की बात करते हैं, वो शायद अब इससे कुछ सीख लेंगे और एक अधिकारी का ये जो कंसर्न है उसको कंसीडर करेंगे। गौरव सिंह जी, ऐसी कोई घटना जिसने हिला कर रख दिया हो और आपने अपने को बहुत असहाय महसूस किया हो? देखिए, हम सब अधिकारी इस बात से सहमत होंगे कि असहाय हमने पिछले 2 साल में कई बार अपने को पाया है। जो कोरोना का एक बहुत ही विकट काल था, जिसमें जैसे आप कह रहे हैं, मैं एक दिन शुरुआती जब फर्स्ट वेव थी तो मैं रायपुर शहर में पूरा भोजन वितरण और ये व्यवस्था देख रहा था। मेरे दोस्त का सुबह फ़ोन आया, लेकिन मैं खाना भेजने में इतना व्यस्त था कि उसका फ़ोन काट के यहाँ की व्यवस्था देख रहा था। मैंने कहा कोई सामान्य बात होगी, और मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया कि शाम को घर जाऊँगा तब आराम से बात करूँगा। शाम को उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने दूसरे को लगाया, तो उसने कहा, मैंने कहा यार उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, सुबह कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा है, क्या मामला है? क्या आपको नहीं पता है उसके पिताजी की डेथ हो गई? ओहो। अगले दिन जब मैं उससे बात किया तो उसको भी पता था कि शायद वो नहीं बचते, लेकिन शायद उसकी आखिरी आस मैं था कि मैं उसकी कुछ व्यवस्था कर सकता हूं। उस घटना ने, हालांकि हमारी मित्रता में कोई कमी नहीं आई, वो भी जान रहा था मेरी वो, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है मेरी एक कॉल उसको कहीं बेड दिलवा देती, कहीं जो भी ऑक्सीजन बेड उस समय की व्यवस्था थी करा सकती। उस दिन मैंने ये तय किया था कि जब तक ये लहर रहेगी, एक भी कॉल अनअटेंडेड नहीं रहेगी। और मेरे जानने वाले लोग जानते हैं कि पूरे शहर में रात में अगर 4 बजे भी किसी ने फोन किया होगा कि मुझे ये आवश्यकता है, हम लोग उठे होंगे और उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया होगा। बचा पाए होंगे, बचाया होगा, नहीं बचा पाए होंगे, लेकिन हमने अपनी आखिरी कोशिश हर व्यक्ति के लिए की होगी। बहुत उम्मीद से हम नागरिक जो है वो आप अधिकारियों की तरफ देखते हैं। सत्ता से तो जो उम्मीद करते हैं वो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद हम अपने इलाके के एसपी और डीएम और कलेक्टर से करते हैं, ये सच है। शलभ सिन्हा जी, मैं सभी अधिकारियों से यहाँ पर यही पूछ रही हूँ कि मजबूर उन्होंने कब अपने को महसूस किया बतौर पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर? कभी लगा कि क्योंकि जब मैंने वर्दी पहन ली तो मैंने सोचा था कि मैं तो
कई बार ऐसे मौके आते हैं मैडम, विशेषकर नक्सल अभियानों के दौरान एक भी जवान को चोट लग जाती है, जब तक वो सुरक्षित हॉस्पिटल ना पहुंच जाए या वहां से उसकी सुरक्षित होने की खबर ना जाए, तब तक आप मजबूर महसूस करते हो कि मैं क्या करूं कि इसको बचा लूं। दो बड़ी घटनाएं मेरे टेन्योर पे हुई थी सुकमा के दौरान। एक तो बिल्कुल ज्वाइन किए हुए 15 दिन हुआ था, मैं और एसपी साहब एक अंदरूनी इलाका है वहाँ जा रहे थे, विजिट पे गए थे, बाइक पे ही जा रहे थे, और जैसा सौरभ सर के साथ हुआ था, हमारे पीछे एंटी लैंड माइन व्हीकल आ रही थी। हमने उस एरिया को क्रॉस किया और बिल्कुल हमने अपनी बाइक खड़ी की है, कैंप के अंदर घुसे और पीछे से जबरदस्त ब्लास्ट की आवाज़ आई। तुरंत फायरिंग होने लगी, चारों तरफ से गोलियां, जंगल में गोली चलती है तो समझ नहीं आता किधर से है, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। और फिर जब मौके पे पहुंच के देखा तो 9 जवान शहीद हो गए थे। बिल्कुल वो पहली घटना थी मेरे ज्वाइन करने के बाद, तो उस समय मुझे लगा कि ये तो मतलब वो बहुत हृदय विदारक सीन था और उसको मैं कभी भुला नहीं पाया, और डेफिनेटली मीडिया में भी आया तो घर वाले भी चिंतित हुए। दूसरी बड़ी घटना, जब मैं पुलिस अधीक्षक था सुकमा में, एक बड़े नक्सल अभियान के दौरान 17 जवान हमारे शहीद हो गए थे। बहुत लंबी लड़ाई चली, नक्सलियों से आमने सामने की लड़ाई हुई। फाइनली हमको 17 जवान शहीद हो गए, और वो दिन जो है वो कभी भूलता नहीं, उसका एक एक पल मुझे आज भी याद है। और एक एक पल पे जो फोन्स आ रहे थे वहाँ से, जो लोग रीइंफोर्समेंट के लिए बात कर रहे थे, हम रीइंफोर्समेंट भेज रहे थे, उस समय लगता है कि आप कितने मजबूर हो कि आप जा करके उनको बचा नहीं पा रहे हो या उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। और आज भी जब उन शहीद जवानों के परिवारों से मिलता हूँ, हालांकि वो लोगों ने मुझे, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारे बेटे जैसे हो, आपने काफ़ी ख्याल रखा है, लेकिन अभी भी उनसे आंख मिलाने में थोड़ी सी तो मतलब थोड़ा एक मन में एक ग्लानि सी रह जाती है कि हमारे जो जवान थे वो हमारे होते हुए शहीद हो गए। ये जो गिल्ट है, ये जो मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ 2 क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स हैं और इस बात पर हमेशा बाहर ये बात होती है कि हमारी फोर्सेस को एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड, जो नक्सलवाद हैं उनके पास इतना पैसा पहुँचता है और इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वेपन्स उनके पास हैं, हमारी फोर्स के पास ये कमी है। तो मैं 2 पुलिस ऑफिसर्स क्योंकि मेरे साथ हैं, तो मैं प्रशांत जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये कमी है, और अगर ये कमी है तो फिर कौन जिम्मेदार है? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, तो हम लोग चीज़ें इम्प्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन कमी है ऐसा मैं नहीं कह सकता। कुछ साल पहले की बात थी जब हमारी फोर्सेस ऑपरेशंस, ऐसी बहुत सी, मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए रोक रही हूँ कि ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं कि बंदूक चलाई, बंदूक फंस गई, फायर ही नहीं हो पाया, उधर से इतनी ज़्यादा एडवांस वेपन से फायरिंग हो गई, हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई। हो सकता है ये बातें बाहर ना आती हों, लेकिन क्या ये तो कमी हमें सबको पता ही है कि इस तरीके की दिक्कतें हैं फोर्सेस के सामने। नहीं, वेपन्स तो सारे वेपन्स बहुत अच्छे हैं, जो भी फोर्स ऑपरेशन के लिए जा रही है उनके पास SLR या AK-47 है, और अगर कोई अपना वेपन अच्छी से नहीं रखेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज दिस वेपन्स आर एब्सोल्युटली फाइन। और इससे अच्छे वेपन्स किसी और मतलब नक्सलियों के पास हैं ऐसा नहीं है। दीज आर द बेस्ट वेपन्स जो इंसर्जेंसी में यूज होते हैं। मतलब समय के साथ क्या ये बदलाव आया है? पहले ये स्थिति थी कि हमारे पास एडवांस वेपन्स नहीं थे, और अब, क्योंकि मेरे साथ अब IAS ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं और उनको भी जमीन की सारी स्थिति पता है, मैं उनसे भी पूछूंगी, ये आप छोटा सा जवाब। जी, उसमें इम्प्रूवमेंट इस कदर से आया, जैसे एक जो वेपन्स में बेहतर माने जाते हैं AK-47 और लिटिल बेटर ऑफ, तो उनकी संख्या बढ़ी है, तो वो चीज़ें होती रही हैं, बट ये वेपन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और एक जो मैं बताना चाहता, 8-10 साल पहले जब हमारी टीम्स ऑपरेशंस में जाती थी तो हमारे बेस से उनका कोई कॉन्टैक्ट बचता नहीं था, वो टीम ऑन देयर ओन होती थी। बट अभी है कि वी हैव इनफ ऑफ सैटेलाइट फोन्स की टीम्स हमसे बात भी कर सकती हैं, भले नेटवर्क ना हो, उनके पास ट्रैकर्स होते हैं, तो हम हेडक्वार्टर में देख सकते हैं। ये IAS लॉबी आपको सपोर्ट करती है, IPS ऑफिसर्स? बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो इशू, सब करते हैं सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी अधिकारियों को, हमारा सलाम भी आपको, क्योंकि ये अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं, अपनी भाषा इनकी नहीं बोलते हैं, तो ये उनकी भाषा सीखते हैं जिस भाषा में ये आम आदमी से जुड़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ABP न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।